तो आज से हम लोग ना सर बिल्कुल आप एक नया म्यूटेड टॉपिक, हो। एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उस टॉपिक का नाम है कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क। सर 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 आप आपकी आवाज़ म्यूटेड नहीं हैं सर। म्यूटेड है सर, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अच्छा, म्यूटेड सर है। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर जानबूझकर म्यूटेड हुआ है। ओके ओके ओके, मैं सोचा कि भाई क्या हो गया। ठीक है, अभी आ रही है आवाज? यस सर। सर वेरी यस गुड, सर। ठीक। यस सर हमारी एक्सेप्शनल हैंडिंग स्टार्ट की थी इस संडे को। वो संडे संडे ही बता देंगे आपको, ठीक है? ठीक है उसको सर, फिर से, मुझे लगा सर उसी की कंटिन्यू। हाँ। और बाकी लोगों को बताया हुआ है ना पूजा, तो इस वजह से वो आप लोगों को बता देंगे अलग से, ठीक है? 2-3 लोगों को बस आप लोगों को बताना है, बता दूंगा मैं। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क जो कंसेप्ट है, ये जावा में बेसिकली जेडीके के 1.2 में लॉन्च करा गया था, जेडीके 1.2 में। और इसका पर्पस था टू अचीव द डेटा स्ट्रक्चर फंक्शनैलिटी। मतलब कलेक्शन फ्रेमवर्क जो मेनली बनाया गया था, उससे हम डेटा स्ट्रक्चर की फंक्शनैलिटी यानी कि डीएस की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करते हैं, अचीव करते हैं। ठीक है, तो कॉल कैसे कट गया था भाई? चलिए कोई बात नहीं। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क एक ऐसा फैसिलिटी है जावा के अंदर जो जेडीके 1.2 में इंट्रोड्यूस करा गया। कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा के अंदर एक ऐसी फैसिलिटी है जो जेडीके 1.2 में इंट्रोड्यूस करा गया, जिसका मेन पर्पस था टू अचीव द डेटा स्ट्रक्चर फंक्शनलिटी। डेटा स्ट्रक्चर जो कंसेप्ट होता है, शायद आप सब लोग पहले से ही जानते होंगे थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। डेटा स्ट्रक्चर हाँ सर क्या सी होता है और इसके प्लस लिए इसका क्या पर्पस होता है, कोई मुझे बताए। क्या जानते हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आप सर डेटा स्ट्रक्चर का पर्पस होता है कि सर कम से कम रिसोर्सेज का यूज करके आपको अपने डेटा को एक स्ट्रक्चर वे में स्टोर करके रखना होता है। जैसे लिंक्ड लिस्ट सी पड़ी हुई थी सर, उसमें देखा हुआ था लिंक्ड लिस्ट वगैरह बनाते थे हम लोग, उसमें डबली लिंक्ड लिस्ट बनाते थे। तो मतलब अपने डेटा को एक स्ट्रक्चर वे में रखने। डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में संभाल भाई के सर रखना, इसके बिल्कुल। मतलब हम्म, क्या सर? हाँ सही बोल रहे हो आप, सही जी बात है। सर। तो उस पे सर ऑपरेशन अपन कर सकते हैं, फिर उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हो इजीली। एरे पढ़ रहे थे सर, एरे भी जो होता है डेटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट है एरे, जो हम लोगों ने किसी पढ़ा हुआ है। प्रॉब्लम का सर सॉल्यूशन देना बायर को। हम्म। मतलब देखो सर डेटा बट आई स्ट्रक्चर, थिंक ये डेटा क्या कह रहे डेटा स्ट्रक्चर में या तो हम डेटा को एफिशिएंटली स्टोर करवा सकते हैं, या तो मतलब मेमोरी के एतबार, अगर मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एट अ टाइम मतलब हम एक काम कर सकते हैं, या तो डेटा की एफिशिएंसी या तो मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं। बट दोनों सर आई थिंक डेटा स्ट्रक्चर में ऐसा सुना है मैंने कि एक साथ दोनों चीजें नहीं हो सकती। मतलब डिपेंडिंग ऑन द बिहेवियर डेटा स्ट्रक्चर ना अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज्ड है। कुछ एफिशिएंसी पे ध्यान देते हैं, कुछ मेमोरी पे ध्यान देते हैं। वो तो डिपेंड करती है रिक्वायरमेंट के ऊपर ना, आपको क्या करना है। जैसा जिस टाइप की फंक्शनलिटी आपको इम्प्लीमेंट करनी है, उस टाइप की फंक्शनलिटी के लिए हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल है। तो तो डेटा स्ट्रक्चर है क्या? बेसिकली कंसेप्ट का नाम है, और ये कंसेप्ट हमें ये फैसिलिटेट मतलब प्रोवाइड करता है, ये फैसिलिटी देता है कि हम कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में संभाल के रखें, ताकि मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करते हुए मैक्सिमम डेटा को हम संभाल के रख सकें, डेटा एफिशिएंट हो, कम से कम मेमोरी लगे। इसलिए आप ऐसा बोल सकते हो कि डेटा स्टोरेज का एक ऑप्शन है। मतलब डेटा को प्रोग्रामिंग में स्टोर करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन है डेटा स्ट्रक्चर। मतलब जैसे
हमारे पास कोई यूज़र डिफाइंड डेटा है और उस डेटा को हम संभाल के रखना चाहते हैं, तो उस डेटा को रखने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हम बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि हम अपने ऑब्जेक्ट में ही डेटा को संभाल के रख लेते थे। तो ऑब्जेक्ट में तो हम डेटा को संभाल के रख सकते हैं, नो डाउट, बट ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का एक अपना स्कोप है भाई, एक लिमिटेशंस है कि एक ऑब्जेक्ट एक टाइप का डेटा या जिस टाइप का हमने वेरिएबल बना रखा है उसी टाइप का डेटा संभाल के रख सकता है। बट डेटा स्ट्रक्चर में क्या है, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग टाइप का डेटा हम यहाँ पे संभाल के रख सकते हैं। तो इसी डेटा स्ट्रक्चर को जावा में एक दूसरे नाम से आइडेंटिफाई करा गया जिसका नाम है कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो मतलब है तो डेटा स्ट्रक्चर लेकिन नाम है कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो अब सोचो जावा ने इसका नाम कलेक्शन फ्रेमवर्क क्यों रखा होगा। तो कलेक्शन का अलग मीनिंग है, फ्रेमवर्क का अलग मीनिंग है। तो कलेक्शन का मतलब होता है ग्रुपिंग से। अब ग्रुपिंग हम किस चीज़ का करेंगे, डेटा का, डेटा को गैदर करेंगे, कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कलेक्शन का जो एक्चुअल डेफिनेशन होता है, जो मतलब जावा के डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेफिनेशन होता है वो होता है, कहते हैं कलेक्शन रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स नोन एज एलिमेंट, ऐसे बोला जाता है। मतलब कहा जाता है कि कलेक्शन जो होता है वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप, एक कॉम्बिनेशन, जिनको एलिमेंट्स बोला जाता है। और वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। मतलब इट कुड बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, मतलब दोनों टाइप की हो सकते हैं। तो कलेक्शन मीन्स अ ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कलेक्शन फ्रेमवर्क हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का ग्रुपिंग करें, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को गैदर करें। तो क्वेश्चन ये है कि हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को गैदर क्यों करेंगे, ताकि हम उन ऑब्जेक्ट्स पे कुछ कॉमन ऑपरेशन करेंगे भाई। देखिए ऑब्जेक्ट्स को गैदर करने के लिए क्या है, कोई ना कोई एक टेम्परेरी बफर होगा प्रोग्राम में जो ऑब्जेक्ट को संभाल के रखेगा। तो वो जो बफर होगा वही हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर कहलाएगा। और उसमें जो डेटा होगा वो किसी भी टाइप का हो सकता है, वो होमोजीनियस भी हो सकता है, वो हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का हम एक कलेक्शन मतलब ग्रुपिंग हम इसलिए करते हैं ताकि उन ऑब्जेक्ट्स को या बहुत सारे डेटा को एक जगह संभाल के हम इसलिए रखते हैं ताकि उस डेटा पे फर्दर कोई ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकें। अगर आपको ही मैं कोई एक प्रोग्राम बना रहे हो, देखो आजकल क्या खेल क्या है प्रोग्रामिंग में, बड़े से बड़े लेवल पे जो भी हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उन सब में जो सबसे ज़्यादा खेल है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो डेटा का ही है। हर जगह डेटा का ही कह सकते हो कि इम्पोर्टेंस है। और डेटा के ही इम्पोर्टेंस को मैनेज करने के लिए डेटा बेस बनाया गया, बिग डेटा बनाया गया, डेटा साइंस बनाया गया, मशीन लर्निंग बनाई गई, है ना। तो ये जितने भी कंसेप्ट आप जानते हो ये सब डेटा पे ही तो खेलते हैं। इनका डेटा ही, डेटा को संभाल कर रखना, डेटा को मैनेज करने के लिए तो बनाया गया है। बिग डेटा, हडूप के बारे में आपने सुना होगा। तो ये सारे टॉपिक जो हैं ये डेटा को ही ऑर्गेनाइज करने, डेटा को ही मैनेज करने के लिए मतलब बनाए गए हैं। अब डेटा में भी कैटेगरी होती है, एक होता है स्ट्रक्चर डेटा, एक होता है अनस्ट्रक्चर डेटा, और एक सेमी स्ट्रक्चर्ड भी डेटा होता है। अब जैसे कोई जो हम डेटाबेस वगैरह यूज करते हैं जहाँ पे एसक्यूएल ऑपरेशन होता है वो सब एक स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, ठीक है। कोई यूज़र की इंफॉर्मेशन संभाल के रखना, उस यूज़र के साथ उसकी और भी कुछ इंफॉर्मेशन है जैसे उसका प्रोफाइल पिक्चर है और सारी चीज़ें हैं वो संभाल के रखना, वो सब हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर डेटा है। लेकिन जो हमारा जैसे हम चैटिंग वैटिंग करते हैं, जो ट्विटर में ट्वीट जो लोग करते हैं वो सब एक अनस्ट्रक्चर डेटा होता है। और उन्हीं सारे डेटा को ही कई बार हमें अपने प्रोग्राम में संभाल के रखने की ज़रूरत पड़ जाती है। वैसे तो हमारे पास ऑप्शन है कि बहुत सारे सेकेंडरी स्टोरेज ऑप्शन भी है, वहाँ पे भी हम रख सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम में भी रखने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो प्रोग्राम में उनको रखने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं बेसिकली
मतलब डेटा स्ट्रक्चर कंसेप्ट को, डेटा स्ट्रक्चर कहता है कि किसी भी टाइप का आपके पास डेटा हो, चाहे स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड कैसे भी डेटा आप हो, आप अपना एक प्रोग्राम में भी रख सकते हो डेटा, जब ज़रूरत पड़े तो उसको जिस हिसाब से ज़रूरत पड़े उसे आप मैनेज कर सकते हो। जावा के अंदर वो कंसेप्ट डेटा स्ट्रक्चर का ही वही कंसेप्ट कलेक्शन फ्रेमवर्क कहलाता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन जावा द पर्पज ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क इज टू अचीव द डेटा स्ट्रक्चर फंक्शनैलिटी। कलेक्शन फ्रेमवर्क का जो पर्पस है वो डेटा स्ट्रक्चर की फंक्शनैलिटी को अचीव करना है। ये जेडीके 1.2 में आया था, जिसमें कलेक्शन का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिन ऑब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट भी बोलते हैं। यानी कि कलेक्शन फ्रेमवर्क में जो भी डेटा होता है वो सारा का सारा डेटा ऑब्जेक्ट्स के ही फॉर्म में होता है। मतलब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर है ना, तो हम क्या चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो किसी भी टाइप का डेटा हो उसको हम ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में रखें, बीइंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर। तो कलेक्शन का मतलब वही है कि भाई बहुत सारे डेटा का कॉम्बिनेशन, वो भी ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में, जिनको एलिमेंट्स बोला जाता है। तो फिर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कि बहुत सारा डेटा का हम कलेक्शन जो बनाएंगे तो क्यों बनाएंगे, ठीक है, उसको हम क्यों एक जगह संभाल के रखेंगे। अब आप ही देख लो, अगर आपके पास 1000 ऐसे लोगों का डेटा है या मेरे पास 1000 ऐसे लोगों का डेटा है जो जावा पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उनसे कांटेक्ट कर सकता हूँ, उनको कॉल करूँगा, उनसे कोऑर्डिनेट करूँगा, उनसे पूछूंगा कि भाई क्या आप जावा पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, या अपनी टीम रख दूंगा, उससे मेरा बिजनेस ग्रो होगा। समझ रहे हो। तो कोई भी कंपनी, आप डोमिनोज कहीं पे भी आप जाते हो, मतलब ऐसे जगह, तो कहते हैं सर अपना मोबाइल नंबर आप बता दीजिए। मोबाइल नंबर क्या किस लिए लिया जाता है, वो इसलिए लिया जाता है ताकि उनको कभी भी अपना बिजनेस ग्रो करना हो तो उसी डेटा का यूज करके वो फिर आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ भी आप नए नए ऑफर, नए नए तरीके आपको भेजते रहेंगे। तो ओवरऑल अगर बहुत सारा डेटा का कलेक्शन एक जगह बना रहेगा ना, तो उस पर कभी शॉर्टिंग, सफलिंग, मर्जिंग, मतलब जो भी है, जो भी आपको करना है उस पर आप उसे कर सकते हैं। डेटा का कलेक्शन इसलिए बनाया था, इसलिए इसका नाम है कलेक्शन फ्रेमवर्क। वैसे मतलब डेटा स्ट्रक्चर का पर्पस ही है डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में रखना। तो डेटा के रखने वाले प्रोसेस को कलेक्शन बोल दिया गया, क्योंकि रखना का मतलब कलेक्ट करना ना, इसलिए कलेक्शन। ठीक है, डेटा डेटा स्ट्रक्चर में हम डेटा को रखते ही हैं एक जगह पे, और उस तरह से रखते हैं ताकि वो एफिशिएंट हो, ताकि वो कम से कम मेमोरी ले, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर करा जाए, उसका प्रॉपर एक ऐसा ऐसा रखा जाए कि जब जिसको ज़रूरत पड़े उसको फेच करा लिया जाए, इसलिए ना। तो इसीलिए इसका नाम है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब ग्रुपिंग। और फ्रेमवर्क का क्या मतलब है। फ्रेमवर्क का मतलब सेट ऑफ एपीआई, सेट ऑफ एपीआई which works on the predefined algorithm and targeted to the specific domain। फ्रेमवर्क का मतलब आप ऐसे समझ लो कि एक फोटो फ्रेम से है। फ्रेमवर्क को आप एक फोटो फ्रेम से इमेजिन कर सकते हो कि फ्रेम एक आपने बोला कि भाई मुझे ना 5x5 का एक फ्रेम चाहिए किसी शॉप पे जाके, तो वो ये नहीं पूछेगा कि भाई इस फ्रेम में आप क्या करोगे, बस ठीक है 5x5 का फ्रेम चाहिए, वो फ्रेम आपको दे देगा। और उसमें आपकी इच्छा है कि आप उसमें क्या करोगे, आप अपना फोटो लगाओगे, अपने गर्लफ्रेंड का फोटो लगाओगे, या भगवान का फोटो लगाओगे, इट्स अप टू यू। तो मीन्स अ फ्रेम इज प्रोवाइडिंग बाय समवन एल्स एंड वर्क यू हैव टू डू। फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क मीन्स a set of inbuilt API which is provided by technology, and these APIs are already having some inbuilt algorithms। अच्छा, अगर हम डेटाबेस डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर में एक टॉपिक आता है एल्गो। आप सुनते हो एल्गोरिदम्स, बोला जाता है कि एल्गोरिदम्स। तो एल्गोरिदम्स क्या होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, एक एल्गोरिदम्स होता है। तो इन दोनों में कुछ रिलेशन है क्या, एल्गोरिदम्स और डेटा स्ट्रक्चर, क्या कोई बताएगा मुझे।
हम्म बताएंगे। सर डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके हम एल्गोरिथम बनाते हैं। डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके हम एल्गोरिदम बनाते हैं। सर वो एल्गोरिदम जो होता है बेसिकली वो सेट ऑफ टेक्निक्स होता है सर। टेक्निक्स पे सर हमारा एल्गोरिदम बेस्ड करता है जिसके द्वारा हम डेटा स्ट्रक्चर की फंक्शनैलिटी को अचीव करते हैं सर। ओके, देखो डेटा स्ट्रक्चर तो एक कंसेप्ट का नाम है ना। ये कंसेप्ट ये कहता है कि डेटा को कैसे अच्छे तरीके से रखा जाए। जैसे कोई कहता है कि जी मैं डेटा को एक के बाद एक रखना चाहता हूँ, कोई कहता है कि नहीं जी मैं डेटा को अनस्ट्रक्चर रखना चाहता हूँ, कोई कहता है कि जी नहीं मैं डेटा को ट्री के फॉर्म में रखना चाहता हूँ, कोई कहता है जी नहीं मैं नोड के फॉर्म में रखना चाहता हूँ, कोई कहता है नहीं इंडेक्स के फॉर्म में हो कि ताकि जब भी जरूरत पड़े तो निकाला जाए, कोई कहता है नहीं जी अनस्ट्रक्चर्ड रख दो, कोई कहता है नहीं जी की वैल्यू पेयर में रखो, कोई कहता है कि तो मतलब डेटा स्ट्रक्चर एक कंसेप्ट है जो डेटा को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की फैसिलिटी देता है। बट उसको अचीव कैसे करा जाए, उसको तो प्रोग्रामिंग में तो उसको किसी न किसी माध्यम से करा जाएगा ना। तो जिस भी माध्यम से करा जाता है वो तो भाई प्रोग्रामिंग में उसके लिए कोड करना पड़ेगा। अब वो कोड जो आप लिखते हो स्टेप बाय स्टेप, है ना, उसके लिए जो दिमाग लगाते हो, अब कोड भी ऐसे तो उठा के नहीं रख देंगे ना। अब जैसे मान लो कि हम बहुत सारे डेटा है उसको संभाल के रखना चाहते हैं और अब फिर हम उसको सर्च भी करना चाहते हैं कि जब भी जरूरत पड़े तो सर्च हो जाए। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर डेटा को हम संभाल के रख रहे हैं और जब हम सर्च करने जाएं तो उसमें टाइम ज़्यादा ना लगे। ऐसा ना हो कि जी हम उसको मतलब ये संभाल के तो इजीली रख ले रहे हैं लेकिन जब उसको सर्च कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम ले ले रहा है। तो वहाँ पे उसके लिए हम उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप और उसको प्रोग्रामिंग में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसी चीज़ को प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा जी क्या हमारा उस काम के लिए क्या बेस्ट तरीका हो सकता है। अब जैसे मान लो कि हमें यहाँ से जाना है नई दिल्ली, तो नई दिल्ली जाने के जो मतलब मैं मान लो नोएडा रहता हूँ, मुझे नई दिल्ली जाना है, तो यहाँ से जाने के 3-4 रास्ते हैं। तो उसमें से कौन सा बेस्ट रास्ता हो सकता है जो शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है। तो वो जो शॉर्टेस्ट पाथ सोचना और उसके लिए कुछ न मतलब बेस्ट तरीका, बेस्ट पॉसिबल वे, बेस्ट सोल्यूशन उसका खोजना, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम्स, है ना। तो एल्गोरिदम का मतलब हो गया कि भाई किसी भी चीज किसी भी प्लानिंग का जो स्टेप बाय स्टेप बेस्ट वे में उसका सोल्यूशन देना एल्गोरिदम कहलाता है, समझ रहे हो। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे मान लो कि आपने सुना होगा कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट नाम की कोई चीज होती है, ठीक है। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट चीज एक कंसेप्ट का नाम है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। डब्ल्यू लिंक लिस्ट ये कहता है कि एक ऐसा लिस्ट बनाओ जो एक दूसरे से लिंक हो और जिसमें आगे पीछे ऊपर नीचे जहां मर्जी वहां से आप डेटा इंसर्ट कर सको, ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट कहता है। तो ये तो कंसेप्ट का नाम है, ये डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको करा कैसे जाएगा, इसके लिए कोडिंग करनी पड़ेगी ना स्टेप बाय स्टेप। एक नोड बनाना पड़ेगा, फिर एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा, फिर एक पॉइंटर से एक नोड को कनेक्ट कराना पड़ेगा, एक उसका एड्रेस होगा, उसके बाद उसके एड्रेस होगा, उस एड्रेस से उसको एड्रेस को लिंक कराना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना कोडिंग, दैट इज एल्गो। और वही एल्गो हमें लिखने की जरूरत नहीं, वही लॉजिक हमें लिखने की जरूरत नहीं, है ना। जो फ्रेमवर्क होता है वो पहले से आपको ये चीज प्रोवाइड करके दे देता है। आप लोग सुनते होंगे जावा में बहुत बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क हैं, हाइबरनेट फ्रेमवर्क है, स्ट्रॉट्स फ्रेमवर्क है, जो भी दुनिया जहान के फ्रेमवर्क हैं। तो फ्रेमवर्क को मतलब कई लोग तो मेरे से ये आते हैं कि सर जी मुझे फ्रेमवर्क पढ़ना है। अब मैं यही नहीं समझ पाता हूँ कि फ्रेमवर्क को क्यों पढ़ना है लोगों को, क्योंकि पता है एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत से लोग समझते नहीं है अपना कि उनको बेसिक कंसेप्ट बेसिक फंडे क्लियर नहीं होते हैं और वो कहते हैं कि जी मैं तो फ्रेमवर्क सीखूंगा। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली क्या है ना, टाइम नहीं है लोगों के पास। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, लोग सोचते हैं कि कम से कम टाइम में हमारा मतलब जल्दी से काम हो जाए, हम डायरेक्ट फ्रेमवर्क सीख के हम डायरेक्टली जॉब ले लें। भाई लोग की यही मेंटेलिटी होती है, यही सोच होती है। तो भाई फ्रेमवर्क तो डायरेक्ट आप सीख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि पहले तो आप बेसिक चीज़ें सीखो, पहले ये जितनी भी बेसिक चीज़ें आपने सीखा है, ये फ्रेमवर्क में कुछ तो नया है नहीं। फ्रेमवर्क में ही सेटअप बनी बनाई एपीआई होती हैं, है ना। एपीआई का मतलब तो अभी आपने पढ़ा ही, एडब्ल्यूटी में भी बनी बनाई एपीआई होती हैं, क्लास इंटरफेस पैकेज। आप स्ट्रिंग में भी बनी बनाई एपीआई हैं, वैसे कलेक्शन फ्रेमवर्क में भी बनी बनाई एपीआई हैं। तो दुनिया का कोई भी फ्रेमवर्क पढ़ते हो तो में एपीआई बनी बनाई होती हैं और उन एपीआई के अंदर एल्गोरिथम्स भी इनबिल्ट होते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि जी इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है, बेस्ट सोच के रखा हुआ है। ये सोच के रखा हुआ है कि अगर आपको मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन चाहिए तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर प्रेफर करिए,
अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए, ट्रेवर्सल फास्ट चाहिए, अगर इजी ट्रेवर्सल चाहिए, डेटा क्विक फास्ट हम जल्दी जल्दी निकाल सकें, हमें इंसर्शन अपडेशन डिलीशन अगर बार बार करना, तो उस केस में हमारे पास कौन सा डेटा बेस्ट होगा, या हम डेटा को संभाल के रखना चाहते हैं तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बेस्ट होगा, हम अपडेट ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमारे लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बेस्ट होगा। तो ये हमें नहीं सोचना है, इसके लिए पहले से सोचा गया है, इसलिए पहले से लॉजिक लिख दी गई है, मतलब एपीआई भी बनी है, उन एपीआई का इनबिल्ट एल्गोरिदम्स है, और वो इनबिल्ट एपीआईज और एल्गोरिदम किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए टारगेट करके रख दिए गए हैं। तो इसीलिए फ्रेमवर्क की डेफिनेशन होती है कि सेट ऑफ इनबिल्ट एपीआई विच वर्क्स ऑन द प्री डिफाइंड एल्गोरिदम, मतलब जो ऐसी एपीआई जो पहले से एल्गोरिदम पे बना के रखी गई हैं, एंड टारगेट टू द स्पेसिफिक डोमेन, जो किसी स्पेसिफिक डोमेन के लिए पहले से टारगेट करके बना के रख दिए गए हैं कि ये एपीआई इसी पर्पस के लिए है, ये एपीआई इसी पर्पस के लिए है। ठीक है, तो बस दैट इज फ्रेमवर्क। यानी कि डेटा स्ट्रक्चर में कलेक्शन फ्रेमवर्क दो पार्ट से मतलब मिलके बना है, पहला कलेक्शन, दूसरा फ्रेमवर्क। कलेक्शन का मतलब ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को एक जगह गैदर करना, और फ्रेमवर्क का मतलब उन ऑब्जेक्ट्स को गैदर करने के लिए जो एपीआईज हैं, है ना, और उन एपीआईज को आपने नहीं बनाना है, इसके लिए कोई एल्गोरिदम लिखना है, जो कि बनी बनाई एपीआई, बने बनाए एल्गोरिदम्स आपको दिए गए हैं, आपको बस उसे यूज करने हैं, दैट्स, आपको खुद का एल्गोरिदम कुछ भी नहीं लिखना है। दिस इज कॉल्ड फ्रेमवर्क। जी सर, मतलब सर हमें ये देखना है इनका यूज कहाँ कैसे करना है, मतलब बस यूज करना आना चाहिए, सिंपल यूज करना आना चाहिए, और क्या, बस आपको लिंक लिस्ट के क्योंकि लिए सर लिंक लिस्ट सी नाम में की मुझे क्लास सर बनाई गई है, बनाना आपको क्यू के लिए क्यू नाम की क्लास बनाई गई है, आपको स्टैक है तो स्टैक के लिए स्टैक क्लास बनाई गई है, आपको और उन क्लासेस के अंदर बने बनाए मेथड, चाहे आपको पुश करना है, पॉप करना है, पिक करना है, रिमूव करना है, पुल करना है, जो भी फंक्शनलिटीज होती है डेटा स्ट्रक्चर में, वो सारी चीजें आपको बने बनाई दी है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं। जी सर। और सर जैसे सी में पढ़ते थे ना, वहाँ पता लिंक्ड लिस्ट पूरा बनाना पड़ता था, फिर नोट जोड़ने पड़ते थे, एड्रेस रखना पड़ता था, तब जाके वो काम करता था। इसमें सर मतलब बनी बनाई क्लासेस हैं, हमें उनके मेथड यूज करना है, सिंपल से। यस यस, सारे क्लासेस जावा डॉट यूटिल पैकेज में पड़े हुए हैं, पूरे कलेक्शन फ्रेमवर्क से जी रिलेटेड सर। जितनी भी क्लासेस, जितनी एपीआईज है ना, सारे क्लासेस, सारे इंटरफेसेस जावा डॉट यूटिल पैकेज में पड़े हुए हैं। सर एक डाउट है हाँ जी। सर, कलेक्शन और कलेक्शंस में क्या अंतर है सर? कलेक्शन और कलेक्शंस में? कलेक्शन और कलेक्शंस, यस सर, लास्ट में एस लगा देंगे तो सर कलेक्शन का वो प्लूरल बन जाएगा, ये सिंगुलर है, वो प्लूरल है। मतलब सर दोनों में डिफरेंस क्या है सर? सिंगुलर और प्लूरल का, और क्या, कलेक्शन मतलब कलेक्शन, और नहीं कलेक्शंस मतलब, नहीं सर, जैसे कि सर एक कलेक्शन तो एक इंटरफेस है ना सर, और कलेक्शन एक क्लास है सर, लेकिन सर क्या है सर वो नहीं पता चला सर। ये तो मुझे नहीं पता इंटरफेस है या नहीं है, हमें पता है कि कलेक्शन मतलब सिंगुलर है, कलेक्शंस मतलब प्लूरल है, सिंगुलर नहीं सर, ये तो प्लूरल। नहीं सर, जैसे कलेक्शन जो लिखा है सर वो इंटरफेस है, ये कहाँ कलेक्शंस लिखा मतलब है, सर क्लास है। हमने तो देखा सर ही नहीं कहाँ मैं लिखा है, देखा हुआ सर, कहाँ देखा है, दिखाइए हमें भी, हम भी देख लें, हमारा भी जांच है। यूट्यूब पर ही देखा था सर कहीं। अच्छा, सर ये डेटाबेस में यूज करते हैं सर हम कलेक्शन फ्रेमवर्क को, या नॉर्मल नहीं नहीं, प्रोग्राम्स में भी? नॉर्मल प्रोग्रामिंग में देखो, मैं आपको बताता हूँ इसको यूज कहाँ है, अभी मैं यूज पे आता हूँ, फिर मैं आगे आएगा, अभी बताता हूँ देखो, आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट्स की, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की गैदरिंग करनी है, बहुत सारे डेटा को एक कॉमन प्लेस पे स्टोर करके रखना है, वहाँ कलेक्शन यूज कर लो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ, जगह बताता हूँ कौन कौन सा जगह, ठीक है, जैसे अभी कुछ लोग सॉकेट पढ़े हुए हैं, कुछ लोग सॉकेट नहीं पढ़े हैं, जिसमें हम चैटिंग की एप्लीकेशन बनाते हैं, है ना, सॉकेट होता है, सर्वर सॉकेट होता है, दो चीज़ें होती हैं। अब मान लो मेरे पास सॉकेट जो है क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है, और सर्वर सॉकेट सर्वर को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लो मेरे पास एक सर्वर सॉकेट है और बहुत सारे सॉकेट हैं।
अब मुझे क्या है, बहुत सारे सॉकेट की ऑब्जेक्ट्स को एक कॉमन प्लेस पे गैदर करना है। बहुत सारे सॉकेट के ऑब्जेक्ट को एक कॉमन प्लेस पे गैदर करना है, ठीक है। ताकि भाई देखो ना, मैं सिंपल सा मतलब आपको बता रहा हूँ कि हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को कॉमन प्लेस पे गैदर इसीलिए करते हैं ताकि उस पे हम कुछ कॉमन ऑपरेशन कर सके, है ना। कॉमन ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या उसमें कुछ फिल्टरिंग भी हो सकती है। बहुत सारा डेटा एक जगह रहेगा तो उसको उस पे हम फिल्टरिंग भी कर सकते हैं ना। जैसे मान लो कि मैंने आपसे बोल दिया कि बहुत सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मैनेज करके रखना है, या बहुत सारे एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर करके रख लिया। अब मुझे ये फिल्टरिंग करनी है कि ऐसे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड निकालो जिसकी सेकंड हाईएस्ट सैलरी है वो निकालो, तो वो भी हम निकाल सकते हैं, है ना। जो सबसे लास्ट वाला है वो निकालो, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो मतलब ओवरऑल हमारे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे क्लाइंट के ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, सॉकेट के ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, और उनको भी कॉमन प्लेस पे गैदर करना है, तो उसको हम वहाँ पे कलेक्शन फ्रेमवर्क याद करेंगे। कलेक्शन फ्रेमवर्क जो कंसेप्ट है उसको फॉलो करेंगे, और उसमें चाहे लिंक लिस्ट है, चाहे वो एरे लिस्ट है, चाहे कुछ भी, इसके अंदर बहुत सारे कलेक्शन फ्रेमवर्क, बहुत सारी क्लासेस हैं, उनको यूज करके उनके ऑब्जेक्ट्स को बना के हम क्या करेंगे, उस डेटा को एक जगह संभाल के रख लेंगे ताकि जहाँ ज़रूरत पड़े फिर उसको हम यूज कर पाएँ अकॉर्डिंगली। एक तो एक यूज हो गया। अगला यूज हो गया कि मान लो कि हमारा बहुत सारा डेटा डेटाबेस में पड़ा हुआ है, लाखों करोड़ों डेटा पड़ा हुआ है, और मुझे क्या करना है, उस डेटा को डेटाबेस से डेटा को निकाल लिया। मान लो कि मेरे पास लाखों एम्प्लॉयज़ हैं और सारे एम्प्लॉयज़ या लाखों प्रोडक्ट है हमारे पास डेटाबेस से आ रहे हैं, है ना, और डेटाबेस से हमने सारा डेटा निकाल लिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, उस डेटा को एक प्रोग्राम में ही संभाल के रखना चाहते हैं। तो प्रोग्राम में उस डेटा को संभाल के रखने कोई बफर तो चाहिए। डेटाबेस से डेटा निकाल लेंगे, फेच कर लेंगे, प्रोग्राम में कहाँ रखेंगे, मुझे दिखाना है ना, सारे डेटा को एक जगह दिखाना है। मान लो कि मेरी कोई एपीआई बनी, जिस एपीआई ने क्या करा, जिस एपीआई को हिट करने से मुझे लाखों प्रोडक्ट आ गए, है, मैं कोई एंड्रॉयड ऐप बना रहा हूँ, अब लाखों प्रोडक्ट आ रहे हैं और मैंने एपीआई हिट करी, प्रोडक्ट आ गए, सारे प्रोडक्ट आ गए, अब लाखों प्रोडक्ट आ रहे हैं, अब उसको कहीं संभाल के हमें रखना है ना, किसी टेम्परेरी बफर में। तो वो डेटा स्ट्रक्चर है, वो हमें प्रोग्राम में एक बफर दे देता है, जिस बफर में हम उठा के डेटा संभाल के रख सकते हैं। आपने कहा तो हम एरे में भी संभाल रख सकते हैं, लेकिन जो एरे है और जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। एरे सिमिलर होता है अगर सेम होमोजेनियस डेटा रखता है, और कलेक्शन फ्रेमवर्क में हेटेरोजेनियस होमोजेनियस दोनों डेटा हो सकता है। आपने एक एरे की साइज बना दी 100, तो उसमें 100 एलिमेंट जाएगा, उसकी साइज डायनेमिकली बढ़ नहीं सकती है। लेकिन जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है, यहाँ पे डायनेमिकली साइज बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 लाख डेटा है, 1 करोड़ डेटा है, मतलब जितना मर्जी उतना बफर की साइज बढ़ाते जाओ, डायनेमिकली इंक्रीजिबल होता है, ठीक है। तो एक ये यूज हो गया। और अब जैसे सपोज करो आप बहुत सारे आइटम कार्ट में ही ऐड करते हो, कार्ट ऐड टू कार्ट ही करते हो, तो कई लोग ऐड टू कार्ट डेटाबेस में करते हैं, कई लोग यूजर कार्ड में आइटम ऐड करे, कोई वेबसाइट बना रहे हो, कोई कार्ड में आइटम ऐड हो रहे हैं, तो उसको हम एक टेम्परेरी बफर में संभाल के रखना चाहते हैं, आप कलेक्शन यूज कर लो। आपके फ़ोन में बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं, है ना, और उनको निकालना है, तो एंड्रॉयड में इसके लिए होता है कंटेंट प्रोवाइडर। हमने कंटेंट प्रोवाइडर से सारे कॉन्टैक्ट की लिस्ट निकाल ली, और उससे मुझे एक रिसाइकलर व्यू में दिखाना है, तो मैं उस डेटा को निकाल के किसी कलेक्शन में तो संभाल के रखूँगा, तभी उसको मैं दिखा पाऊँगा ना। मतलब कहने का ये है कि जब भी आँख बंद करके आपको ये याद आ जाए कि यार ये डेटा है और डेटा बहुत सारा है, इसको मुझे संभाल के रखना है जी, तो भी कलेक्शन संभाल के रखने का मतलब ये है कि ताकि जब ज़रूरत पड़े तो उसको फिर से निकाला जाए, उस पे कुछ एक्शन करा जाए, इसलिए। तो वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर एक प्राइमरी स्टोरेज ऑप्शन है, नॉट सेकेंडरी स्टोरेज ऑप्शन। अगर सेकेंडरी स्टोरेज ऑप्शन में जाओगे तो वो डेटाबेस है। आप सोचो, एक ऐड टू कार्ट वाली फंक्शनलिटी एक बंदा ने एक आइटम कार्ट में ऐड करा, है ना, और उसको डेटाबेस में स्टोर कराओ, और फिर उसको फिर यूजर पे प्रिंट कराओ, फिर ऐड टू कार्ट करा, फिर डेटाबेस में स्टोर कराओ, फिर फेच करा के लाओ।
तो अगर मान लो 20 बार 20 आइटम कार्ट में ऐड होंगे तो 20 बार क्वेरी चलेंगी और 20 बार वो डेटाबेस में स्टोर होगा और फिर फैच होगा। यार क्वेरी बार बार आएगी जाएगी, नेटवर्क कंजेशन होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना, एफिशिएंसी एप्लीकेशन की। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सही नहीं है, बट जब हमें लग रहा है कि हमारा ऐसा कोई डेटा है जिसको हम बार बार नहीं भेजना चाहते हैं, हम एक ही बार बहुत सारा डेटा को एक जगह संभाल के रख लें और एक जगह संभाल के रख लें। अभी आप ही हो, आपको मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा तो हम बहुत सारा टाइम लगेगा ना। हमने सबको एक साथ कलेक्ट कर लिया, एक ग्रुप बना लिया, तो मतलब सबका हमने एक कलेक्शन बना दिया, है ना। तो कलेक्शन बनाने से क्या फायदा हुआ? कलेक्शन बनाने से फायदा हुआ कि जी मुझे एक कॉमन कॉल कर देना है, बस जो कुछ पढ़ा रहा हूँ, जो भी सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये सबको पता चल रहा है, सबको समझ में आ रहा है। दिस इज कलेक्शन, समझे? बोलो भाई। यस सर। तो आपको जब भी याद आएगा कि जी मुझे ना डेटा स्टोरिंग मतलब स्टोरेज का काम करना है, जो डेटा संभाल के रखना है, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क आंख बंद करके याद करिएगा। ठीक है, फ्रेमवर्क का मतलब समझ में आ गया ना, फ्रेमवर्क का और कलेक्शन का मतलब। जी सर। यस सर। तो क्या होता है फ्रेमवर्क का मतलब अल्तमस? व्हाट इज फ्रेमवर्क? सर फ्रेमवर्क जो होते हैं सेट ऑफ एपीआईज होती हैं, है ना, जो स्पेसिफिक टारगेट मतलब सर स्पेसिफिक डोमेन पे बनी होती है, टारगेट करती हैं स्पेसिफिक डोमेन को। नहीं, फ्रेमवर्क इज अ सेट ऑफ एपीआई, है ना। फ्रेमवर्क रिप्रेजेंट सेट ऑफ सर कौन सा? एपीआई। प्रीडिफाइंड आप एल्गोरिथम, प्रीडिफाइंड हाँ, एल्गोरिथम, सॉरी, फ्रेमवर्क में सेट ऑफ प्रीडिफाइंड इनबिल्ट एल्गोरिथम एपीआई होती है टारगेट टू द। जो बने बनाए एल्गोरिथम्स पे काम करते हैं और वो किसी स्पेसिफिक डोमेन के लिए टारगेट करे जाते हैं, समझे? जी सर। तो देखो फ्रेमवर्क इज द सेट ऑफ एपीआई, सेट ऑफ एपीआई, एपीआई का मतलब होता है क्लास इंटरफेस पैकेज। जावा के अंदर तो ये होता है ना एपीआई, जी सर। और उनके अंदर यस इनबिल्ट सर। एल्गो। और स्पेसिफिक एरिया का क्या मतलब हुआ? जावा में जितने भी फ्रेमवर्क है ना, उनका अपना एक एरिया फिक्स है कि वो इसी पर्पज के लिए बनाए गए हैं। जैसे आप अभी कलेक्शन फ्रेमवर्क पहला फ्रेमवर्क पढ़ रहे हो, कल को आपको नया फ्रेमवर्क पढ़ना है, मान लो आपको हाइबरनेट पढ़ना है, ये भी एक फ्रेमवर्क है। तो इसमें भी इनबिल्ट एपीआई होती हैं, इनबिल्ट एल्गोरिथम होते हैं, लेकिन इनका भी अपना एक स्पेसिफिक एरिया होता है, इनका स्पेसिफिक टारगेट होता है ना। वो स्पेसिफिक एरिया क्या है? वो स्पेसिफिक एरिया है ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, जो कि हम सीखेंगे, है ना। नहीं मतलब जो फ्रेमवर्क सीखेगा वही सीखेगा, मतलब कुछ होता है ORM, है ना। एंड्रॉयड में भी बताऊंगा मैं ORM होता है कुछ, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रिलेशनल डेटाबेस से मैप करना, तो ये एक स्पेसिफिक एरिया हो गया, ठीक है। कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है उसका अपना एक एरिया है ही, जो कि आप देख ही रहे हो। कलेक्शन फ्रेमवर्क का अपना एरिया क्या है? वो है डेटा स्ट्रक्चर एरिया है, DS, है ना। अच्छा, इसी तरह से और भी कोई फ्रेमवर्क है? हाइबरनेट फ्रेमवर्क हो गया ORM। JEE फ्रेमवर्क होता है जो कि आप आगे पढ़ोगे। इसका अपना एरिया पता है क्या है? टू डेवलप द वेब एप्लीकेशन बनाना, वेब ऐप एंड एंटरप्राइज ऐप, और वेब एप्लीकेशन और एंटरप्राइज एप्लीकेशन, वेब और एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाना, ठीक है। और यार AWT स्विंग भी अपने आप में एक फ्रेमवर्क ही तरह से काम कर रहा है यार, है ना। वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन को बनाता है। JDBC फ्रेमवर्क, है ना। स्प्रिंग, हाइबरनेट, स्टड्स फ्रेमवर्क एक ही पर्पज के लिए बनाया गया है ना। उसका पर्पज होता है MVC पैटर्न को इम्प्लीमेंट करना, केवल MVC के लिए बनाया गया है ना। लेकिन यार स्प्रिंग फ्रेमवर्क किसी एक पर्पज के लिए नहीं है ना। वो बात थोड़ा सा यहाँ गलत हो जाता है, क्योंकि यार वो फ्रेमवर्क का फ्रेमवर्क है, वो बहुत सारे फ्रेमवर्क का एक सिंगल फ्रेमवर्क है ना। तो मतलब वो कई सारे फ्रेमवर्क का मतलब एक तरफ पूरी जावा और एक तरफ स्प्रिंग, इतनी बड़ी चीज है वो, है ना। तो जब भी जावा में कैरियर बनाना हो तो भाई उसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है ये, है ना। तो कहीं न कहीं वैसे ज़्यादातर देखोगे तो हर फ्रेमवर्क का अपना एक स्पेसिफिक एरिया है कि ये फ्रेमवर्क इसी के लिए बनाया गया है। कलेक्शन इसी के लिए है, हाइबरनेट ORM के लिए, कलेक्शन डेटास के लिए, जावा EE वेब एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए,
स्टार्स एमवीसी के लिए है ना। स्प्रिंग जो है आईओसी और एओपी को इम्प्लीमेंट करता है, और स्प्रिंग तो और हजारों चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। और भी फ्रेमवर्क, यार दुनिया में कोई भी फ्रेमवर्क हो उसका अपना एक स्पेसिफिक एरिया होता है, अपना स्पेसिफिक टारगेट होता है जिसके लिए वो बनाया गया होता है। और फ्रेमवर्क में पता है क्या कठिन होता है? कठिन होता है उसको सेट करना, फ्रेमवर्क को एक बार समझना, पहला कोड समझना। अब जैसे कलेक्शन फ्रेमवर्क है, इसका पहला कोड अगर मैं आपको समझा दूं, इसको मैं अच्छे से सेट करके आपको दे दूं, इसका सेटअप बना के आपको दे दूं, इसको आप अच्छे से काम कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। उसी तरह से अगर जैसे मैं आपको ये बोल दूं कि मैं आपको स्टड्स पढ़ाने जा रहा हूँ, तो उसको मैं अगर सेट करके एक बार आपको समझा दूं कि जी ये स्टड्स में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं, है ना, ठीक है। जब मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज़ें यूज़ होती है, ऐसे ऐसे होती है, तो बस आप सीख जाओगे। तो ये चीज़ होता है फ्रेमवर्क में, उसको समझना टफ है, मतलब एक बार उसको कॉन्फ़िगर करना टफ है, बाकी बाकी टफ नहीं है, बाकी सब आसान है। बाकी तो वही सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, इसलिए फ्रेमवर्क, है ना। बाकी कलेक्शन, कलेक्शन का तो मतलब आपको मैंने बता ही दिया। अच्छा, कलेक्शन फ्रेमवर्क से रिलेटेड जो भी एपीआईज हैं वो जावा डॉट यूटिल पैकेज में है। तो जी जावा डॉट यूटिल पैकेज में देखिए, ठीक है, जो प्रीतम पूछ रहे थे, ये जाइए आप एसआरसी में जाइए, जावा के अंदर यूटिल में जाइए, ठीक है, और एक मिनट रुकना जरा, ठीक है। तो अब देखिए जावा डॉट यूटिल पैकेज का आप डॉक्यूमेंटेशन तो निकाल सकते हैं ना, तो सीएमडी आप ओपन करिए और जावा डॉक और स्टार डॉट जावा यहाँ पे लिख के एंटर मार दीजिए, ठीक है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में जो कलेक्शन फ्रेमवर्क से रिलेटेड क्लासेस हैं, क्लासेस और इंटरफेसेस हैं, वो जावा डॉट यूटिल पैकेज में है। और जावा डॉट यूटिल पैकेज में कलेक्शन फ्रेमवर्क से रिलेटेड जो भी क्लासेस है ना, वो एक हायरार्किकल मैनर में रखी गई हैं, उनका एक हायरार्की है, ठीक है। आपने हायरार्की तो हर जगह पढ़ी, एडब्ल्यूटी में पढ़ी, एक्सेप्शन में पढ़ी, है ना। तो कहीं ना कहीं हायरार्की हर जगह होती है, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में भी क्लासेस की अपनी एक हायरार्की है, तो एक हायरार्किकल मैनर में संभाल के रखे गए हैं। बहुत सारे क्लासेस हैं, इंटरफेस है। तो अगर देखा जाए तो कलेक्शन ही नाम का एक इंटरफेस है, जो भी प्रीतम बात कर रहे थे, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ index.html ओपन करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में कलेक्शन से नाम से ही यहाँ पे देखिए इंटरफेस है, यहाँ पे कलेक्शन नाम का इंटरफेस है। तो अगर आप इंटरव्यू में गए और आप इनसे इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा कि आप कलेक्शन से क्या समझते हैं, कलेक्शन का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कलेक्शन, तो तो भाई कलेक्शन का तो मतलब आप अलग से समझाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो भाई आप ऐसा बोल सकते हो कि कलेक्शन जो है ये एक रूट इंटरफेस है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रूट इंटरफेस इन द कलेक्शन हायरार्की, ठीक है। अभी मैं आपको कलेक्शन की डेफिनेशन बता रहा था, यहाँ पे देखिए कि कलेक्शन के बारे में क्या कह रहा था कि कलेक्शन रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स नोन एज ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स नोन एज एलिमेंट। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई कलेक्शन का मतलब। देखिए अगर आपसे कलेक्शन का डेफिनेशन पूछा था इंटरव्यू में व्हाट इज कलेक्शन, तो यही बोलोगे कलेक्शन का मतलब ये होता है। अब इंटरव्यू में गए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वही एक्सप्लेन करो। सपोज करो मैं इंटरव्यूअर हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क, तो आप बोलोगे सर कलेक्शन फ्रेमवर्क एक कंसेप्ट है जावा में जिसके थ्रू डेटा स्ट्रक्चर अचीव करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर को अचीव करने के कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा की 1.2 में इंट्रोड्यूस करा गया है। ये होता है कलेक्शन फ्रेमवर्क, जिसमें हम बड़ी बनाई बहुत सारी क्लासेस हैं, लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, स्टैक, वेक्टर, ये सब क्लासेस हैं, इनको पढ़ते हैं, ठीक है। यही होती है कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है। फिर किसी ने पूछा कि जिसमें कलेक्शन का क्या मतलब है। सर कलेक्शन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स नोन एज एलिमेंट, इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। क्योंकि जब हम कलेक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो मैं इसको पेंट में बताता हूँ, ठीक है।
ऐसा बोला गया कि कलेक्शन का मतलब ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो मतलब जब भी हम कलेक्शन बनाते हैं तो उसमें जो ग्रुपिंग होती है ऑब्जेक्ट्स का, वो किसी भी टाइप का हो सकता है। वो कोई स्ट्रिंग टाइप का भी हो सकता है जो कि डबल कोड में लिखा गया है, ठीक है। वो कोई इंटीजर टाइप का हो सकता है, वो कोई एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो कोई स्ट्रिंग, मतलब किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो जो ग्रुपिंग होती है वो किसी भी टाइप की हो सकती है ना, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, और इनको हम एक एलिमेंट्स बोलते हैं। ये होता है कलेक्शन। और सर कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कलेक्शन एक इंटरफेस है। कलेक्शन एक इंटरफेस है जो पूरी हायरार्की में रूट इंटरफेस कहलाता है। दिस इज द रूट इंटरफेस इन द कलेक्शन हायरार्की। सो कलेक्शन रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स नोन एज एलिमेंट। अच्छा फिर देखिए क्या कह रहा है, सम कलेक्शन अलाउज डुप्लीकेट एलिमेंट, अदर डू नॉट। सम और ऑर्डर, अदर डू नॉट। मतलब कहने का यह है कि कलेक्शन में भी अलग अलग कैटेगरी है। बहुत सारे ऐसे कलेक्शन हैं जहां पे डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ होते हैं, कई ऐसे हैं जहां नहीं होते हैं, कई ऐसे हैं जो ऑर्डर्ड हैं, कई ऐसे जो अनऑर्डर्ड हैं। तो कहने का मतलब यह है कि डिपेंडिंग ऑन द बिहेवियर कलेक्शन सो मेनी पार्ट में कैटेगराइज्ड है। डिपेंडिंग ऑन द मेमोरी मैनेजमेंट कलेक्शन सो पार्ट में कैटेगराइज्ड करी गई, बहुत सारे अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज करी गई। तो पूरे कलेक्शन फ्रेमवर्क, देखो फ्रेमवर्क जो भी होते हैं ज्यादातर हमने देखा है कि फ्रेमवर्क में क्या है ना, रूट इंटरफेस ही होता है। इंटरफेस रूट इंटरफेस होता है ना, और फिर उसके बाद चाइल्ड इंटरफेस, फिर उस इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लासेस ऐसे बनाई जाती हैं। तो कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई कलेक्शन एक इंटरफेस का नाम है। और रही बात कलेक्शंस की, तो कलेक्शंस एक क्लास है। तो यही पूछ रहे थे प्रीतम की कलेक्शन और कलेक्शंस क्या होती है। तो कलेक्शंस बेसिकली एक क्लास होती है जो कि कलेक्शन से बिल्कुल अलग है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू पूछा जाता है कि कलेक्शन और कलेक्शन, उन्होंने खैर वो क्वेश्चन जो पूछ रहे थे उनका आंसर वो पहले से जान रहे थे कि कलेक्शन एक इंटरफेस है और कलेक्शन एक क्लास है। तो कलेक्शंस जो क्लास है, हाँ इस क्लास का क्या यूज है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे बने बनाए मेथड्स हैं जो कि स्टैटिक मेथड हैं, कुछ नहीं है, जिनका हम यूज करके जी शॉर्टिंग, सफलिंग, बाइनरी सर्चिंग और बहुत सारे ये मेथड्स हैं जिनको हम चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन कलेक्शंस जो है ये एक इंटरफेस है, रूट इंटरफेस पूरी हायरार्की में। तो कलेक्शंस इज अ क्लास, कलेक्शन इज अ इंटरफेस। और इसमें इसके अंदर बहुत सारे हमारे पास चाइल्ड इंटरफेसेस भी हैं फर्दर, जैसे लिस्ट है, क्यू है, सेट है, शॉर्टेड सेट है। तो इनकी पूरी अपनी एक हायरार्की है। तो मेरे पास, मेरे ख्याल से मैंने जो नोट्स आपको दे रखा है उसमें होगा, ठीक है। तो ये होता है भाई, इनको मतलब याद रखना बहुत जरूरी चीज है, इन क्लासेस की हायरार्की को, कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, कौन कहाँ पे होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रूट इंटरफेस है बेसिकली। कलेक्शन नाम का आपको क्या पता है या नहीं है? मुझे लग रहा है कि इसमें मैंने, है ही नहीं क्या, है, ठीक है। ये देखिए कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में, देखिए सारा चीज बताया गया है। कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में इतने सारे पॉइंट हैं पहले कि ये किस लिए बनाया गया, इट इज यूज्ड टू अचीव द डेटा स्ट्रक्चर फंक्शनलिटी इन जावा, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर कंसेप्ट क्या है, एक फैसिलिटी है जो हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीका देती है। अच्छा एक पॉइंट मैंने और आपको बताना था, वो बताना चाहिए था उस टाइम पे मुझे, या आपने भी मेरे से नहीं पूछा, चलो मैं आपसे ही पूछता हूँ कि जेडीके 1.2 में जब कलेक्शन फ्रेमवर्क नहीं आया था उससे पहले, तो क्या उससे पहले डेटा स्ट्रक्चर की फंक्शनलिटी हम अचीव ही नहीं कर पाते थे? हाँ जी, डेटा स्ट्रक्चर की फंक्शनलिटी क्या हम अचीव ही नहीं कर पाते थे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर सर कर पाते थे, लेकिन सब कुछ हमें फिर खुद लिखना पड़ता था ना। जैसे कि हमें ये जितने एल्गोरिथम जो हमें बने बनाए मिल रहे हैं कलेक्शन के थ्रू वो हमें खुद लिखने पड़ते थे। बस यही डिफरेंस होगा कि अब तो हमें इनबिल्ट पहले से उसकी एल्गोरिथम बने हुए मिल रहे हैं कलेक्शन के अंदर।
लेकिन उसके अंदर जो 1.1 के अंदर जेडीके के अंदर हमें खुद लिखना पड़ता होगा सारा का सारा एल्गोरिथम, सॉर्टिंग का, मर्जिंग का, या जो भी है। यस 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 यस, ठीक है। अब उनको हम लेगेसी कलेक्शंस बोलते हैं, उनको हम लेगेसी कलेक्शंस बोलते हैं। अब उनको लेगेसी कलेक्शंस बोला जाता है। तो कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये लेगेसी कलेक्शंस क्या होते हैं, लेगेसी कलेक्शंस। तो क्या बताएंगे लेगेसी कलेक्शंस क्या होते हैं? हाँ जी, लेगेसी कलेक्शंस क्या होते हैं? लेगेसी कलेक्शंस वो होते हैं, या वो होते हैं, हम बोल सकते हैं हाँ, जो कि डेटा स्ट्रक्चर की फंक्शनलिटी अचीव करते थे बिफोर कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क से पहले जो डेटा स्ट्रक्चर की फंक्शनलिटी होती थी वो इन्हीं के माध्यम से होती थी, लेगेसी कलेक्शन से ही होती थी। ठीक है, मतलब देखो लेगेसी का मतलब होता है जेनेटिक, जो पैतृक, जो स्टार्टिंग से चली आ रही हो, है ना। जो हिंदी में आप शुद्ध भाषा में आप बोल सकते हो कि बपौती, बाप दादा के जमाने से चली आ रही हो, लेगेसी बोलते हैं। तो मतलब जब हमारा डेटा स्ट्रक्चर यानी कलेक्शन फ्रेमवर्क नहीं आया था, तो उससे पहले भी हम डेटा स्ट्रक्चर की फंक्शनलिटी अचीव करते थे। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर की फंक्शनलिटी उससे पहले भी हम अचीव करते थे, और वही जो चीज़ें हैं आज उनको लेगेसी बोला जाता है, वही कलेक्शंस को लेगेसी कलेक्शंस बोला जाता है। अब ये लेगेसी कलेक्शंस तो हैं, लेकिन ये अब ये कलेक्शन फ्रेमवर्क का मतलब पार्ट नहीं है। दे आर नॉट अ सॉरी दे आर नाउ दे आर पार्ट ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। यस सॉरी, दे आर अ पार्ट ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क, मतलब अब कलेक्शन फ्रेमवर्क का वो पार्ट है। ऐसा नहीं है कि कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, बाकी कलेक्शन का जो डेफिनेशन लिखा गया है, सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ये सब कलेक्शन अलाउड वगैरह वगैरह, ये सब कहानी लिखी गई है। एपीआई का मतलब लिखा गया है, फ्रेमवर्क का मतलब लिखा गया है। अच्छा, एडवांटेज, फ्रेमवर्क के एडवांटेज क्या होते हैं? देखो दुनिया का कोई भी फ्रेमवर्क होता है, उसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं भाई? जब इनबिल्ट एपीआई होगा, इनबिल्ट एल्गोरिदम होगा, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कभी वो गलत आउटपुट देगा। तो फ्रेमवर्क पे यही भरोसा होता है, इसीलिए दुनिया फ्रेमवर्क के पीछे मतलब परेशान रहती है। वो कहती है फ्रेमवर्क यूज करिए, फ्रेमवर्क यूज करिए। क्यों? क्योंकि फ्रेमवर्क में जो होती है चीजें वो ये होती है कि भाई फ्रेमवर्क ये गारंटी देता है कि कभी वो रॉन्ग आउटपुट नहीं देगा, है ना, इसलिए फ्रेमवर्क। ठीक है, ये एडवांटेज होता है फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये देखिए डिपेंडिंग ऑन द मेमोरी मैनेजमेंट, ये कलेक्शंस का पूरा हमने एक वो बना रखा है, हायरार्की बना रखी है। ये दिख रहा है आपको? ये टेबल जरूर आप अपने कॉपी में एक बना लीजिए। आपके पास कॉपी है? ये पूरा पूरा हायरार्की आपको बनाना पड़ेगा कलेक्शन में, ये जितनी भी क्लासेस, इतनी चीजें मतलब कलेक्शन में हमें पढ़नी है। समझ रहे हो आप लोग? इसको एक्सटेंड कर रहा है कलेक्शन इंटरफेस, फिर सर उसको उसको एक्सटेंड कर रहा है सर लिस्ट इंटरफेस। लिस्ट इंटरफेस के अंदर है सर क्लासेस है सर जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सर। एरे लिस्ट है सर, लिंक लिस्ट है, वेक्टर है, स्टैक है सर। ये 4 क्लास है जो सर लिस्ट इंटरफेस को एक्सटेंड कर रही है। फिर जो सर एक्सटेंड कर रही है, सेकंड एक्सटेंड कर रही है। इम्प्लीमेंट कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है, हम्म, सॉरी सर। फिर ये एक क्यू इंटरफेस है जो सर कलेक्शन को एक्सटेंड कर रही है। फिर जो क्यू इंटरफेस के अंदर सर एक क्लास है प्रायोरिटी क्यू, जो सर इसको इम्प्लीमेंट कर रही है क्यू इंटरफेस को। फिर थर्ड इंटरफेस है सर सेट इंटरफेस, जो सर इम्प्लीमेंट करिए कलेक्शन, एक्सटेंड करिए कलेक्शन को। और उसके अंदर सर 2 क्लास है, हैश सेट क्लास और लिंक हैश सेट क्लास, जो सर इम्प्लीमेंट करिए सेट इंटरफेस को। फिर सर उसके अंदर सर एक सॉर्टेड सेट इंटरफेस है जो सर सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, नहीं सर एक्सटेंड कर रही है। फिर उसके अंदर ट्री सेट है जो सर सॉर्टेड सेट को इम्प्लीमेंट कर रही है। फिर सर साइड में सर एक मैप है सर, मैप इंटरफेस, जो सर अलग ही है, एक कलेक्शन से अलग है सर। वो उसके अंदर सर 2 क्लास हैं, हैश मैप, लिंक हैश मैप, जो सर इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। फिर सर इसके अंदर एक इंटरफेस है सॉर्टेड मैप, जो इसको सर इम्प्लीमेंट एक्सटेंड कर रही है। इसके अंदर सर
ट्री मैप एक क्लास है जो ये दोनों मतलब इंटरफेस को एक्सटेंड वो इम्प्लीमेंट कर रही है। नीचे में सर फिर लिखा हुआ सर कंपेरेबल इंटरफेस, कंपेरेटिबल इंटरफेस, आइटरेशन इंटरफेस, लिस्ट आइटरेशन इंटरफेस, एनुमेरम लिखा हुआ है सर। इनुमरेशन। ये सर एनुमेरेशन यही सर लिखा हुआ है। सबको समझ में आ रहा है? अल्तमस बताओ इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे क्या है, क्या क्लास है, क्या इंटरफेस है, पहले ये समझा दो ये पूरी हायरार्की। अल्तमस। यस सर, यस सर, यस सर। सर सबसे पहले हमारे पास एक ट्रेबल जो है वो एक इंटरफेस है, ठीक है। फिर कलेक्शन जो है वो भी एक इंटरफेस, ठीक है। फिर कलेक्शन को एक्सटेंड करके सर लिस्ट एक इंटरफेस बनाया गया है, एक क्यू बनाया गया है इंटरफेस, एक सेट बनाया गया है इंटरफेस, जो कि कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है सर। मैप इंटरफेस वो तो अलग ही है। तो फिर इसके बाद सर लिस्ट के अंदर लिस्ट इंटरफेस के इम्प्लीमेंट करके सर क्लास बनाई गई है, एरे लिस्ट, जो कि एक क्लास है, ठीक है, जो कि लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर रही है। फिर लिंक्ड लिस्ट एक क्लास है सर, जो कि अगेन सर लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर रही है। वेक्टर भी एक क्लास है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टैक भी एक क्लास है, जो कि इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आपके लिस्ट इंटरफेस को। फिर इसके बाद सर क्यू बनाया गया है, क्यू भी आपका एक इंटरफेस है, ठीक है। फिर इसके अंदर सर आता है प्रायोरिटी क्यू, जो कि एक क्लास है, जो कि आपका इम्प्लीमेंट कर रही है क्यू इंटरफेस को। फिर इसके बाद सर जो है आपका सेट इंटरफेस है, ठीक है। उसके अंदर है सर हैश सेट क्लास, ठीक है। हैश सेट क्लास है सर, जो कि इम्प्लीमेंट कर रही है सेट इंटरफेस को। फिर सर लिंक्ड हैश सेट वो भी एक क्लास है, जो कि आपका अगेन इम्प्लीमेंट कर रही है सर सेट इंटरफेस को। फिर इसके बाद सर है सॉर्टेड सेट, जो कि एक इंटरफेस है, जो कि एक्सटेंड कर रहा है सेट इंटरफेस को। और सॉर्टेड सेट जो है ना सर, वो भी एक इंटरफेस है। ओके। आवाज कहाँ चली गई? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? कहीं चला गया क्या प्रीतम? क्या हुआ सर? कहीं चला गया क्या ये? नहीं सर, ये तो है। क्या पता सर का नेटवर्क प्रॉब्लम हो सर, हम्म। आवाज नहीं आ रहा। नेट तो मैंने फिर फोन से कनेक्ट किया। आवाज आ रही थी सर हाँ मेरी? हाँ हाँ हाँ, बताओ। हाँ आ सर, रहा है वो भाई। कनेक्शन लॉस हो गया था, तो मैंने फिर अभी फोन से कनेक्ट किया। हम्म। ठीक है सर, मतलब कंपैरेबल, कंपैरेटर, इटरेबल लिस्ट, इटरेटर, एनुमरेशन सर, ये भी आपके इंटरफेस है। ठीक है। बट ये सर कलेक्शन क्लास को जो है वो कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड नहीं कर रहा है। ठीक है। जी सर। क्या पर्पज होता है किसका? आप सबका पर्पज बताओ, पता है? पर्पज पता है? पर्पस पर सर थोड़ा पता है, ज्यादा नहीं। मतलब एरे लिस्ट का तो पता है सर। हम्म। एरे लिस्ट का पता है सर। एरे लिस्ट में ये होता है कि एरे जो होता है सर हमारा, वो एक ही टाइप के डेटा को स्टोर करके रखता है, और उसका साइज जो होता है सर
वो रन टाइम पे आप इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते हो। हम्म, जबकि एरे लिस्ट में सर आप होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दोनों तरह के डेटा को स्टोर करके रख सकते हो। और रन टाइम पे आपको ऐसी जरूरत पड़ती है कि अपना साइज इंक्रीज करना है आपको अपने एरे का, तो आप एरे लिस्ट के थ्रू वो कर सकते हो सर, जो कि एरे में पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं, मतलब वो यही ना पॉइंट बताओ, रहता ये है। और बताओ, सर जैसे मुझे ये बताओ, इटरेटर, लिस्ट इटरेटर, इनुमरेशन, इनका क्या यूज है? सर हम लोगों ने वो एक पढ़ा था सर, क्या बोलते हम्म, अ, बोलो बोलो। सर कंपेयर, इटरेटर, लिस्ट इटरेटर, शायद इनुमरेशन, इनका यूज कंपैरिजन होता का है होगा डेटा, सर, उसमें हम लोगों ने मतलब सॉर्टिंग कलेक्शन जो करनी बनी हुई होगी। है उस कलेक्शन से डेटा निकालना। ठीक है, जी जी उसी जी सर। कलेक्शन से डेटा की करके निकालना यूज होता है। जी सर, मतलब इटरेट करना डेटा को। हाँ सर हम्म, सही है। बिल्कुल। और मैप जो होता है की वैल्यू पेयर में डेटा रखता है ना? जी सर। मैप जो है की वैल्यू पेयर में डेटा संभाल के रखता है। मैप सर कलेक्शन का पार्ट नहीं आ रही है। सुनिए आ रही है सर। सुनिए सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पूरी कलेक्शन हायरार्की में जो हमारा कलेक्शन है वो रूट इंटरफेस है। तो ये रूट इंटरफेस है, तो मतलब इसके अंदर कोई भी मेथड होगा, वो मेथड हर जगह अवेलेबल होगा। वो हर इंटरफेस, चाहे वो लिस्ट है, चाहे सेट है, चाहे क्यू है, ये तीनों चाइल्ड इंटरफेस है हमारे कलेक्शन के। तो यानी कि इसके पास जो भी मेथड है वो तीनों के पास अवेलेबल है ना? अब लिस्ट हुआ, चाहे सेट हुआ, चाहे क्यू हुआ, इन सबके पास जो भी मेथड है वो सारे जगह मतलब अवेलेबल मिलेंगे आपको। अच्छा, ये जो है लिस्ट, सेट और क्यू, ये कलेक्शन को ही इनहेरिट करते हैं, और इनको मेनली कैटेगराइज करा गया इनके मेमोरी मैनेजमेंट, इनके बिहेवियर के बिहाफ पे। समझ रहे हो? जैसे लिस्ट का अलग बिहेवियर है, क्यू का अलग बिहेवियर है, सेट का अलग बिहेवियर है। तो इन तीनों के बिहेवियर के बेसिस पे इनको मतलब कैटेगराइजेशन करा गया है इनका। ठीक है? तो बिहेवियर के बेसिस पे मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर देखा जाए तो तीनों के तीनों जो कलेक्शन है, इनमें डेटा हमारा स्टोरिंग होता है ना? लेकिन लिस्ट में डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ होता है, सेट में नहीं होता। ठीक है? क्यू का फीफो मैनर में एलिमेंट को स्टोर करता है। तो बस यही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। रही बात इटरेटर, लिस्ट इटरेटर, इनुमरेशन, इसको मैंने नीचे यहाँ पे क्यों लिखा है ना? ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये कलेक्शन को इनहेरिट नहीं करते, क्योंकि ये कलेक्शन को इनहेरिट नहीं करते, और ये कहीं ना कहीं इनका काम डेटा स्टोरिंग का काम नहीं है। दे आर नॉट यूज्ड फॉर स्टोरिंग पर्पज, है ना? इनका पर्पज होता है बेसिकली, आप ऐसा बोल सकते हो, उनका पर्पज होता है मेनली डेटा को एक एक करके निकालना, है ना? ये डेटा को एक एक करके निकालते हैं, मेनली इनका यही पर्पज होता है। रही बात मैप की, तो मैप जो है की वैल्यू पेयर में डेटा संभाल के रखता है, उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लासेस वहां है। कंपेरेबल कंपैरेटर जो है ये सॉर्टिंग का काम करते हैं। ये सारी क्लासेस और सारे इंटरफेसेस जो यहाँ पे मैंने ऐसे टेबल में बना के रखे हैं, इनको यहाँ से आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हो। ये देखिए, ये डायग्राम है इनका। ये देखिए, ये कलेक्शन है, कलेक्शन रूट इंटरफेस है। अब देखिए, कलेक्शन के नीचे यहाँ क्यू है, लिस्ट है, नेविगेबल सेट है, क्यू देख रहे हैं आप यहाँ पे। अब सेट के अंदर आप जाएंगे तो सेट की इंप्लीमेंटिंग क्लासेस, एब्स्ट्रैक्ट सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट, देख रहे हैं आप? ये उसकी उसकी चाइल्ड क्लासेस और सारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है? जी सर। इसी तरह से अगर आप लिस्ट में जाओगे तो लिस्ट की इंप्लीमेंटिंग क्लासेस दिखेंगी, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक वेक्टर, ये सारी चीजें। तो मैंने जो आपको ये डायग्राम बनाया, यहाँ पे ये जो बना हुआ है, ये हर बुक में भी मिलता है, हर वेबसाइट में मिलता है। तो ये डायग्राम बेसिकली ये क्या है, ये मतलब रिप्रेजेंट, समझाने के लिए तरीका है, और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि जी ऐसी चीजें होती हैं ऐसे लिखा गया है, लिखने का तरीका है। ये बता रहा है कि ये रूट क्लास है, ये उसको इनहेरिट करके ये बना है, उसको इनहेरिट करके ये बना है, बस यही चीज ये बताया जा रहा है यहाँ पे, है ना? तो आप समझ ही रहे हो ना कि हायरार्की क्यों मैनेज करी जाती है। हायरार्की इसलिए मैनेज करी जाती है क्योंकि अगर पेरेंट मतलब क्लास में कोई चीज पड़ी हुई है तो वो चाइल्ड में इम्प्लिसिटली अवेलेबल हो जाती है। और रीयूजेबिलिटी के लिए हायरार्की मैनेज करी जाती है, रीयूजेबिलिटी के लिए, समझ रहे हो ना? रीयूजेबिलिटी को अचीव करने के लिए हायरार्की मैनेज करी जाती है। दिस इज द पर्पस ऑफ हायरार्की। अच्छा, दूसरा चीज है आपका कहीं ना कहीं एक दूसरा सबसे बड़ा पर्पस होता है हायरार्की को मैनेज करने का, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अगर पेरेंट क्लास या पेरेंट इंटरफेस में कोई मेथड है ना, तो वो चाइल्ड मतलब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट के रेफरेंस में होल्ड करा जा सकता है, और उस पर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करा जा सकता है। तो ये पर्पस होता है आपका मतलब इन हायरार्की का।
तो आज आपके लिए काम यही है, बस आप इन क्लासेस और मेथड इंटरफेसेस को देखिएगा डॉक्यूमेंटेशन से, और जो कलेक्शन मतलब कलेक्शन इंटरफेस के जो मेथड हैं इनको देख लीजिएगा, है ना, इन सारे मेथड्स को देखिएगा, ठीक है, और इनकी इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस देखिएगा, मतलब केवल इन क्लासेस के बारे में से देखिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा। मैं इन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इंटरफेसेस को तो हम यूज नहीं करेंगे, इनकी इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस को यूज करेंगे, जैसे एरे लिस्ट हो गई, लिंक लिस्ट हो गया, वेक्टर हो गया, इनको यूज करेंगे। तो इनको यूज कर करके आपको एक एक करके बताएंगे कि कैसे इस पे हम काम करेंगे, है ना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप देखिए, ठीक है, बताइए, सही रहेगा।